नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने वन सीरीज फॉर और एग्ज़ाम चलाई है जो यूके SSC कंडक्ट कराता है। इसका नाम इसलिए रखा है हमने क्योंकि हम यूके SSC के सिलेबस के हिसाब से इसमें टॉपिक करवा रहे हैं जो आपके आगामी वीडियो, वीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, कनिष्क सहायक सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो। इसमें आज क्रैश कोर्स का डे 15 है जिसके अंदर हम हिंदी में पढ़ेंगे प्रत्यय के महत्वपूर्ण नियम, हिस्ट्री में पढ़ेंगे गुप्त वंश और गुप्त शासकों के बारे में, और उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम आपदा प्रबंधन और बाढ़ और हिमस्खलन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय के महत्वपूर्ण नियम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में कहा था कि मैं अपने ही नोट्स लेके आऊँगा जो मैंने बहुत ही पहले बनाए हुए हैं। आप इनकी हालत देख के लगा सकते हैं अंदाज़ा, राइटिंग से नहीं करेंगे वो। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करें। मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य संधि हो जाएगी जो कि नहीं होनी चाहिए। प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि संधि नहीं होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसके। यदि किसी मूल शब्द के अंत में ऊ, ये ऊ है हाँ छोटा वाला, और बड़ा ऊ आ जाए तो उसे स्वर रहित नहीं करेंगे। जैसे मनु आ गया, क्योंकि मनु को अगर हम स्वर रहित करेंगे ओ किया हमने तो फिर ये मानो बन जाएगा, फिर उसमें ओ जोड़ेंगे तो फिर लास्ट में मतलब इसमें वो शब्द आ जाता है अगर हम स्वर रहित करें तो। जैसे मनु से मानव बन जाएगा, रघु से राघव बन जाएगा, इसलिए इसे स्वर रहित नहीं करते हैं। प्रत्यय हटाते वक्त जो पीछे मूल शब्द बचता है वह शब्द उस शब्द के अर्थ के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। यह भी समझाता हूँ आपको नीचे एग्जाम्पल से। पहले एक सवाल है आपके लिए, लौ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है किस शब्द में? जैसे वत्स धन लौ, इसमें हुआ है वत्सल। वत्स से छोटा बछड़ा या बच्चा, इसका अर्थ पूरा आ रहा है तो ये शब्द सार्थक हुआ, तो इसके लिए इसमें प्रयोग हुआ है। श्याम, श्याम से भी श्यामल आ गया, श्याम से काले का अर्थ वो हो रहा है, रोम से बाल का पता चल रहा है, लेकिन विम से कुछ पता नहीं चल रहा है। विम, ये विम बार साबुन वाला नहीं लगाएंगे। विम वैसे शब्द हिंदी का शब्द नहीं हुआ, तो इसमें लौ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आंचल, इसका अर्थ क्या होता है? माँ की गोद, लेकिन इसमें से जब हम अलग कर रहे हैं सार्थक खंड किया हमने, आँच धन लो, लेकिन आँच का अर्थ तो अग्नि हुआ, लेकिन ये इस अर्थ के संबंध में नहीं आया। मतलब कि आंचल जो माँ के गोद का वो था सार्थक है लेकिन अर्थ में नहीं है। ठीक है, वैसे ही पेमल, वितल, कोमल, किसी में भी लौ प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द में कुछ निश्चित या आंतरिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। तद्भव में व्याकरण के नियम काम नहीं करते। लोक व्यवहार को ध्यान में रखें, मतलब कि कुछ कहीं कहीं पर करेंगे भी, ज़्यादातर में नहीं करते हैं तद्भव में। अब ये कुछ प्रत्यय हैं ओ, ई, इक, ए, आयन, यो। इन प्रत्ययों को जोड़ते समय मूल शब्द के पहले स्वर में वृद्धि हो जाती है। व्याकरण में इसे आदि वृद्धि कहते हैं, मतलब कि आगे के स्वर में अगर वृद्धि होगी तो उसे आदि वृद्धि कहेंगे। ये शब्द अभी बहुत बार आएगा तो इसे ध्यान में रखना। जैसे यदि मूल शब्द के आरंभ में अ है तो उसका आ हो जाता है। जैसे अनुपात धन इक, मैंने पीछे से एक प्रत्यय जोड़ा, इन्हीं प्रत्ययों में से देखिए ये प्रत्यय अगर पीछे लगेंगे तो आदि वृद्धि हो जाएगी। एक प्रत्यय है ना यहाँ पर, देखिए अनुपात में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? आनुपातिक, ये अ का आ हो गया। ऐसे ही पठ में जब अ प्रत्यय जोड़ा तो मैंने क्या हो गया? पाठ हो गया। सम ने यो जोड़ा तो क्या हो गया? साम्य हो गया। यदि मूल शब्द के आरंभ में ई, बड़ी ई, ए आएंगे तो उनका क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। जैसे धीर था, ये बड़ी ई की मात्रा है, इसमें रौ जुड़ा, पीछे से यो प्रत्यय आया तो क्या हो गया? धैर्य हो गया। ये आगे के शब्द में क्या होगी? आदि वृद्धि होगी, ऐ बन गया इनका, ये इसका ऐ हो गया। ऐसे ही नीति का एक का पीछे एक प्रत्यय आया तो क्या हो गया? नैतिक हो गया शब्द। वेद में एक प्रत्यय जुड़ा तो वैदिक, एक में यो प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? ऐक्य हो गया।
जैसे ईश्वर में यो प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, देखो ई पूरा ही चेंज हो गया, ऐ में चेंज हो गया, ऐश्वर्य हो गया ये। इतिहास में इक जुड़ा तो क्या हो गया, ऐतिहासिक हो गया। यदि मूल शब्द के आरंभ में उ ओ आए तो उनका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे मुनि, वो आया है ना यहाँ पर, औ प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, इसका मौन हो गया इसमें, इसका अर्थ। ऐसे शब्द आते हैं इनमें प्रत्यय छांटो कहेंगे, फिर उस टाइम गड़बड़ होती है। उदार धन्य औदार्य हो जाएगा। भूत धन इक भौतिक। उचित धन्य औचित्य। लोक धनिक लौकिक। सूर धन्य शौर्य। मूल शब्द के आरंभ में अगर री आए तो उसका आर हो जाता है। जैसे ऋषि में अ प्रत्यय जुड़ा तो पीछे क्या आ गया, ये आर्स करके बन जाता है। ये यहाँ पर मैंने हलंत करके लिखा है, आर्स बन जाता है इसका। अगर ऋषि में अ प्रत्यय जुड़ेगा तो आर्स बन जाएगा, इसे ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। गृह में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ग्राहिक हो जाएगा। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी होमवर्क थे। जब मैंने ये नोट्स बनाए हैं आज से लगभग 3-4 साल पहले बनाए हुए हैं। ये जब मुझे प्रत्यय प्रकरण समझ में बिल्कुल नहीं आया, खाली जोड़ रहे थे अब बदल जा रहे थे, तब मैंने फिर सर्च किए हैं ये, तब उससे नियम फिर लिखे हैं यहाँ। ई अगर आएगा तो इस प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों का निर्माण होता है। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक हुआ मतलब कि संतान का बोध कराएंगे, कुछ संतान से रिलेटेड होगा, देखना से संबंधित, ठीक है। जैसे मरुत में ई प्रत्यय जुड़ा, मरुत ये हनुमान जी के पापा, उससे जुड़ा मारुति बन गया, ठीक है, छोटा सा ई। जैसे दशरथ में ई जुड़ा तो दासरथी, ये उसके लिए वो राम का पर्यायवाची भी होता है। वाल्मीकि में ई जुड़ा तो वाल्मीकि, वाल्मीकि किसे कहते हैं, जो चींटी ईंटी जो बना देती हैं, वो एक मिट्टी का ढेरा टाइप का, उसको कहते हैं। अब वाल्मीकि जी जब क्या कहते हैं तपस्या कर रहे थे तो उनके बाहर भी एक मिट्टी का ढेला बना दिया था उनने, तब इन्हें भी वाल्मीकि कहते हैं। शरद धनी सारथी, सुमित्रा धनी सौमित्री, लक्ष्मण को कहते हैं, ये समझ जाएंगे। मुदगल धनी मौदगली, कौवे को कहते हैं, पर्यायवाची में आ सकता है कभी मौदगली। गंधारधन छोटा वाला ई, गांधारी, अगर छोटा वाला ई होगा तो इसे शकुनी को कहते हैं, क्योंकि ये गांधार से आया था। गांधार आजकल कहाँ है, अफगानिस्तान में, वहाँ से फिर ये यहीं आ गए थे, हस्तिनापुर। जब बड़ा ई प्रत्यय जुड़ेगा तो कृत और तद्धित, तद्धित में जब जुड़ते हैं तो स्त्रीवाचक अपत्यवाचक हो जाएंगे, मतलब कि अब स्त्री का बोध कराएंगे संतानवाचक में। जैसे जनक की पुत्री ई जुड़ गया तो जानकी हो गया, सीता से कहते हैं, सीता मैया से कहते हैं। पर्वत की पुत्री थी पार्वती, और गंधार धनी गांधारी, ये देखिए यहाँ पर मैंने तब अलग पेन से भी लिखा है। गांधार नरेश की पुत्री थी तब गांधारी कहते थे इनका। मिथिला नरेश की पुत्री मैथिली होगी। पंचाल नरेश की पुत्री पांचाली। वैजयंत की वैजयी। विदेह के राजा की पुत्री वैदेही, ये भी सीता। द्रुपद धनी द्रौपदी, यहाँ पर कुछ मस्त। विशेषण, जब अपत्यवाचक विशेषण में पुल्लिंग शब्द आएंगे तो उनमें आदि वृद्धि नहीं होती, ये अभी मैं पीछे बताता हूँ। इन पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनी या इणी प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे युज शब्द था, उसमें अ जुड़ा तो क्या हो गया, योग हो गया। धन ई प्रत्यय जुड़ा उसमें तो योगी हो गया। अब इसमें इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे, जब योगी पुल्लिंग शब्द है ना, जब इसमें इन्हीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, योगिनी हो जाएगा ये, तब स्त्रीलिंग बनेगा। भुज शब्द था, उसमें अ जुड़ा भोग बना, फिर धन ई भोगी हो गया। धन इनी तो भोगिनी, ऐसे ही रोगिणी। दुख क्या, यह भाववाचक है, जब इसमें ई जुड़ा तो दुखी हो गया। देखो विशेषणवाचक पुल्लिंग था तो आदि वृद्धि नहीं हुई, आगे का शब्द वैसा का वैसा ही रहा। धन इनी दुखिणी हो गया। ये सब होमवर्क होते थे उस टाइम। ए आदि वृद्धि धन तद्धित प्रत्यय अपत्यवाचक से संबंध है। गंगा धन ए गांगे, गांगे मतलब जो गंगा से उत्पन्न है, ठीक है। ऐसे ही राधे श्री कृष्ण को कहते हैं पाथे, इस पर आप समझोगे, इससे रुकना।
ये अंजनी के पुत्र थे कौन? आंजनेय, हनुमान जी। तत्सम प्रकरण प्रत्यय प्रकरण, मतलब अब एक और नियम है, मान वान तद्धित में जोड़ते हैं। ये प्रत्यय वाला अर्थ में संज्ञा पदों में जोड़े जाते हैं जब अकारांत और आकारांत इनका अर्थ हुआ कि जैसे जो अ से अंत हो रहा है जिनका, और जिनका अंत आ से हो रहा है, शब्दों में पुल्लिंग में वान तथा स्त्रीलिंग में वती हो जाते हैं, और इनसे भिन्न शब्दों में पुल्लिंग में मान और स्त्रीलिंग में मति कर दिया जाता है। बताता हूँ, जैसे गुणवान है, अ में अंत हो रहा है ना इसका, ये देखिए अ में हो रहा है तो क्या जोड़ेंगे इसमें हम? वान जोड़ेंगे, मान नहीं जोड़ेंगे। गुणमान नहीं होता है, गुणवान होता है। आयुष्मान होता है, आयुष्मती होता है। ऐसे ही जैसे मूल शब्द हैं, श्री में देखिए ये क्या हो गया? इकारांत हो गया ना, ई से अंत हो रहा है तो इसका, इसमें क्या जोड़ेंगे? माँ, श्रीमत था पूरा मूल शब्द, उसमें श्रीमान हो जाएगा, मति हो जाएगा। ऐसे ही बुद्धि शब्द देखना है इसमें, ठीक है। जब इसमें देखो, इसमें ही मान होगा फिर मति हो जाएगा। गुण आएगा तो गुणवान गुणवती, धर्मवत धर्मवान धर्मवती, ऐसे ही चरित्रवान चरित्रवती। अब बात करते हैं उत्तराखंड में प्रमुख बाढ़ की घटनाएं। हमारे और टॉपिक हो गए थे, भूस्खलन पढ़ दिया था हमने, भूकंप पढ़ दिया था, बाढ़ और हिमस्खलन और आपदा प्रबंधन। फिर ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रमुख बाढ़ की घटनाएं। 14 सितंबर 1951 को सतपुली पूर्वी नेयार नदी में, सतपुली जब मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी नेयार नदी तंत्र देखें एक बार पहले, में बाढ़ से भारी जनहानि हुई, ठीक है। 14 सितंबर 1951 को। 8 सितंबर 1967 को नानक सागर बांध टूटने से 80 लोगों की मौत होगी। 2012 में उत्तरकाशी में अस्सी गंगा में बाढ़ से भारी नुकसान हो गया। अस्सी गंगा डोडीडाल से निकलती है, ये भी नदी तंत्र में सब बढ़िया से बताए हैं पहले। केदारनाथ आपदा 2013 में आई, 16-17 जून 2013 को। कारण था इसका चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत टूटकर गांधी सरोवर में गिरी और मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। गांधी सरोवर क्यों कहते हैं इसको, मैंने ताल वाले में बताया है, क्योंकि 1948 में गांधी जी की अस्थियाँ इसमें विसर्जित कर दी थी, मतलब चौराबाड़ी ग्लेशियर में। सब सीक्वेंस वाइज चल रहा है, तो आप लोग क्रैश कोर्स को शुरू से लास्ट तक फॉलो करते जाइए। मैं अच्छी अच्छी वीडियोज इनमें बनाते रहूँगा। भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सूर्य होप 17 जून से 2 जुलाई तक चला था। वायुसेना ने चलाया था ऑपरेशन राहत। मंदाकिनी नदी की जब बाढ़ आई तो 5 किलोमीटर इसकी लंबाई बढ़ गई। CBSE ने इस घटना को रेन ऑफ टेरर नाम से पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी किया है। इसका जब पुनर्निर्माण का कार्य चलाया, ये किसने किया? निम्न ने किया, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना 1965 में हुई, उत्तरकाशी में, को 11 मार्च 2014 को सौंपा गया। ऑपरेशन केदार के तहत पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ, ये आ सकता है। उत्तराखंड में हिमस्खलन, जब पूरे भूस्खलन की जगह भू नहीं गिरेगी, बर्फ़ गिर जाएगी तो हिमस्खलन हो जाएगा। 7 फरवरी 2021 को चमोली के नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आई। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था उस टाइम पर, 2-3 पेपरों में आया ये। अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा में हिमस्खलन आने से 29 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई, जिनमें एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल भी शामिल थी। इनके बारे में भी बता रखा है मैंने परसों। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GOLF की फुल फॉर्म है ये, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउट। इसका मतलब हुआ कि हिमनद झीलों में असंतुलन के कारण अचानक जल प्रवाह बढ़ जाता है। ऊपर से वो बर्फ़ गिरी तो थोड़ा अचानक जल प्रवाह उनका बढ़ जाता है, इससे आपदा भी आ जाती है। फरवरी 2021 में चमोली में ऋषिगंगा में GOLF से बाढ़ उत्पन्न हुई थी। ये पूछ सकता है किसके कारण हुई थी करके। ध्वनि व वायु गुणवत्ता मापन केंद्र देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में ध्वनि और वायु गुणवत्ता मापन केंद्रों की स्थापना की गई है। इन 4 जनपदों में ध्वनि व गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित हैं, दोनों यही हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया
अधिनियम 2005 में लाए, लेकिन लागू कब हुआ ये? जनवरी 2006 में लागू हुआ। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला भारत का पहला राज्य था ये। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, जबकि राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। राज्य के विशेष प्रयास। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर राज्य का आपदा न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट सवाल है। आपदा शमन का अर्थ आपदा से प्रभाव को कम करना है। शमन माने दमन, इस टाइप से लगा लेंगे, आपदा प्रभाव कम करना है। आपातकालीन नंबर है कुछ हमारे, राज्य स्तर पर 1070 और जनपद स्तर पर 1077। जन जागरूकता। त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है एक आपदा प्रबंधन करके। प्रत्येक जिलाधिकारी डीएम को 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है आपदा प्रबंधन कोष हेतु। आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जुलाई 2013 नदी के तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। 9 अक्टूबर 2013 को एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया गया। 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया गया भारत सरकार द्वारा। इनकी डेट याद रखना, 9 अक्टूबर 2013, 19 जनवरी 2006। अब डेट सहित आते हैं सवाल। ड्रोन फोर्स। उत्तराखंड में देश का पहला राज्य जिसने रेस्क्यू ड्रोन फोर्स बनाई है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट 2024 में चलाया जो जंगलों की आग। इसमें भारतीय वायुसेना द्वारा MI-17V5 हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऐसे बाल्टी में नीचे से बांधे रहते थे, उसमें पानी ला रहे थे और जंगलों की आग में छिड़काव कर रहे थे उसका। उत्तराखंड में डॉपलर रडार जो हमें आपदाओं के बारे में बताएंगे। मुक्तेश्वर नैनीताल में पहला है, सुरकंडा टेहरी में दूसरा, लैंसडाउन पौड़ी में तीसरा, जो 2023 में स्थापित किया गया। अब बात करेंगे गुप्त वंश के इतिहास की। हमारा इससे पहले पूरा हो गया है। गुप्त एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला था? ये देखो, ये फैला था हिमालय से नीचे यहाँ तक, विंध्य पर्वत तक। ठीक है, यहाँ तक्षशिला है। इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी देख लो पहले। उज्जैनी ये राजधानी बनाएगा अभी एक, पाटलिपुत्र और कांचीपुरम, मथुरा, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इनमें। अभी नीचे इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं सारी पता चलेगा। 275 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व तक गुप्त वंश था। गुप्त वंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक शासक। डॉक्टर आर एस शर्मा आदि ने गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना है। इस टाइप के सवाल अब बन रहे हैं तो मैंने ऐड किया है, ये इम्पोर्टेंट है। गुप्तों को किसने अपना सामंत माना है? तो कुषाणों ने, कुषाणों का सामंत थे गुप्त। भौगोलिक दृष्टि से गुप्तों का मूल प्रदेश उपजाऊ था। आपको मैंने दिखा दिया ये कहाँ था करके। अब यहाँ इतनी सारी नदियाँ बहती हैं तो उपजाऊ प्रदेश अभी भी है ये। बिहार व मध्य भारत में लौह अयस्क सरलता से प्राप्त होता था। गुप्तों का उत्थान लगभग 275 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इत्सिंग के अनुसार, इत्सिंग था एक, चीन से आया था, एक अनुवादक था एक ये। इसके अनुसार श्रीगुप्त ने मृगशिख वन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक बना। भीम का पुत्र घटोत्कच नहीं है, अलग घटोत्कच है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व तक पहला महत्वपूर्ण गुप्त शासक यही था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत आरंभ किया। इसका विवाह हुआ लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से। इसने फिर इनसे जब शादी हुई तो इसने स्मारक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसमें चंद्रगुप्त ने एक तरफ तो कुमार देवी का चित्र अंकित किया, दूसरी तरफ लिच्छवी करके अंकित करवाया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र इसलिए कि इन्हें बिहार में आक्रमण किए उसमें, तो फिर पाटलिपुत्र को वहाँ की राजधानी बना लिया।
अब बात करेंगे समुद्रगुप्त की। 335 से 375 ईसा ईस्वी तक इनका शासन रहा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। हरिसेन किस वंश से संबंधित थे? वाकाटक मैंने प्रश्न बता दिया था। कई उपलब्धि का प्रमुख स्रोत है। इनको कविराज भी कहा गया। इसी प्रयाग प्रशस्ति में इनको कविराज की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि एक कवि भी थे, अपने लिखते लिखते भी थे। वीणावादक और अश्वमेघ याजिता, मतलब इनने अश्वमेघ भी कराए, अश्वमेघ जीते थे मतलब। और वीणावादक कहते थे क्योंकि इनकी एक स्वर्ण मुद्रा मिली है जिसमें ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इनको। अभी नीचे ऐड किया मैंने वो मुद्रा। प्रमुख विजयी अभियान। उत्तर भारत हिमालय से विंध्य तक 4 शक्तियों को पराजित किया इनने। दक्षिण भारत में 12 राज्यों पर विजय, राज्य लौटा दिए। ये राज्य लौटाने की ही उसको कहते हैं राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। मतलब कि जैसे राज्य जीते हमने, राज्यों में शासन नहीं किया और जिनसे जीते उन्हीं को वापस कर दिए, कुछ संधि वंधि कर ली थी। 9 उत्तर भारतीय राजा पूर्णतः पराजित कर साम्राज्य में विलय भी कर लिया इनका। 18 आठविक राजाओं को सेवक बना लिया। सीमांत राजाओं की विजय। जो सीमांत के राजा थे उनमें पूर्व में 5, पश्चिम में 9 गणराज्यों को आपस में मिला लिया, लेकिन कुछ शर्तें रख दी इनके लिए। सर्व कर दानम, मतलब कि कर दोगे। आज्ञाकरण, कहना मानोगे। प्रणामागमन, मतलब कि बीच बीच में आते रहना करके, उपस्थिति दर्ज कराते रहना यहाँ। विदेशी संबंध। देवपुत्र। देवपुत्र मैंने बताया था आपको, कुषाणों के समय में था ये। शक और सिंहल श्रीलंका को कहते हैं। जावा सुमात्रा ठीक है। लंका का राजा मेघवर्ण राजदूत भेजता है इसके समय में। कन्योपायन की नीति अपनाई, ठीक है, समुद्रगुप्त ने। कन्योपायन की नीति ये थी कि सभी विदेशी राजा अपनी पुत्री का विवाह ये इससे करा देंगे करके, समुद्रगुप्त से। विलक्षण मुद्राएं। अश्वमेघ कराया इसने और वीणा बजाते हुए चित्र। ये देखो इसमें वीणा बजाते हैं, ये वीणा है शायद। समुद्रगुप्त के विजयों के आधार पर इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन ने भी सब जगह जीत दिया था, तब इनको भी नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये किसने कहा है करके आए हैं पेपर में ये वाले सवाल। ज़्यादातर मैंने वही चीज़ें इंक्लूड की हैं जो पेपरों में आई हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं। फालतू का मैंने सब हटा दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है, इतना भी फ़ायदेमंद है नहीं है। 2 नंबर का आता है प्राचीन भारत से ज़्यादा आ गया, तो वो भी देख रहे हो आप कितना बड़ा है अभी। इसके बाद फिर उत्तर गुप्त काल आएगा, फिर राजपूत शासक, ये भी। रामगुप्त 375 ईस्वी में कमज़ोर शासक था ये। इसका उल्लेख मिलता है देवी चंद्रगुप्त नाटक में। ये किसका था? विशाख दत्त का था ये नाटक। इसको जब हम कल इनका साहित्य पढ़ेंगे और वैज्ञानिक तकनीक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और प्रशासन पढ़ेंगे कल को, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी इनको। गुप्त वंश का सबसे महान शासक। इन्होंने शक विजय की। मैंने बता दिया था आपको, ये रुद्रदामन के समय में जब हम शक पढ़ रहे थे तो इनका दमन किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इनके उपनाम शकारी, शकों का अंत करने से। शकधन अरि, शकों का शत्रु, अरि मतलब शत्रु होता है, ठीक है। देवराज भी कहते हैं इनको। देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमी संवत चलाया करके तब। द्वितीय राजधानी इनकी उज्जैनी थी। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ऊपर मैप में मैंने दिखा दिया, क्योंकि उज्जैनी इसलिए बनाई इनने कि पश्चिम की तरफ को भी अच्छे से हम पूरा संभाल पाएँ करके। महरौली का लौह स्तंभ बंगाल विजय के उपलक्ष्य में बनाया इनने। संबंध व विवाह नीति। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। फिर कुबेर नागा की पुत्री और ये चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्त हुई, जिसका विवाह इनने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करा दिया। कालिदास को दूध बनाकर कुंतल नरेश कुकस्थवर्मन के पास भेजा था। इसका वर्णन हमको मिलता है श्रृंगार प्रकाश में, जो राजा भोज की रचना है। ये सब आए हुए सवाल हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां। धर्मों का संरक्षण। स्वयं वैष्णव धर्म के थे और शैव बौद्ध जैन सबको इनने संरक्षण दिया। इनके दरबार में विद्वानी नवरत्न विराजते थे। नवरत्न ये हैं। कालिदास महाकवि थे। अमर सिंह साहित्यकार थे। छपणक न्याय
विद दर्शन शास्त्री थे। बेताल भट्ट नीतिकार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। वररुचि व्याकरणाचार्य थे। घटकपर्ण कवि थे। वराहमिहिर अंतरिक्ष विज्ञानी थे। शंकु शिक्षा शास्त्री थे। फाहियान भी इनके समय में आया, चीन से आया था। चीन से भारत की यात्रा में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। 399 से 1415 तक यहाँ रहा है। ये वाले सवाल इम्पोर्टेंट हैं। हिन सांग, फाहियान, इन सबको पूछते ही हैं किसके काल में आए करके। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक रहा। साम्राज्य को सफलतापूर्वक बनाए रखा इसने। अब इतने बड़ा साम्राज्य को संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसने सफलतापूर्वक बनाए रखा। सर्वाधिक अभिलेख और मुद्राएं इसी के समय में प्राप्त होते हैं। शासन क्षेत्र हिमालय से विंध्य पर्वत तक था। विद्रोह पुष्यमित्र ने किया नर्मदा नदी के पास से। एक जनजाति लोग थे इधर पर। पुष्यमित्र सुंग वाला नहीं है ये, ठीक है। हुणों का आक्रमण युवराज स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया इनको। हुणों ने आक्रमण किया इसके समय में, स्कंदगुप्त ने इनको भगा दिया। अश्वमेध भी कहते हैं, क्योंकि महेंद्र उपाधि मिली है तो इसने अश्वमेध जीते करके भी ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं। परम भागवत, क्योंकि ये खुद भागवत धर्म से था। शैव धर्म को भी इसने संरक्षण दिया। नालंदा बिहार का निर्माण कराया, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। फिर बख्तियार खिलजी इनको नष्ट कर देगा अपने टाइम में। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व अंतिम गुप्त सम्राट था। हुणों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इसने हुणों को पराजित किया। दोनों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। 466 ईस्वी में चीन में इसने दूत भेजे। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का था, जो सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार इसने भी कराया। फिर ये सुदर्शन झील सब शासकों के में आती रहती है और पेपरों में भी बहुत आती है और कंफ्यूज भी करती है बहुत। भागवत धर्म का था ये। साथ ही में इसने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। कहोम अभिलेख में जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। गुप्त साम्राज्य का पतन 467 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा, लास्ट तक। इसके उत्तराधिकारी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पुरुगुप्त, इसको प्रकाशादित्य की उपाधि मिली। नरसिंहगुप्त बालादित्य की उपाधि मिली। कुमारगुप्त द्वितीय क्रमादित्य की उपाधि। अगर उपाधियाँ मिलाने के लिए आ गया तो बस, और कुछ सवाल बने ही नहीं हैं इनसे कभी, ना डाटा मिलता है बुक्स में। बुधगुप्त था, फिर एक वैश्यगुप्त है। एक भानुगुप्त के बारे में थोड़ा मिलता है, इसको बालादित्य की उपाधि मिली। इसका ऐरण अभिलेख फेमस है। इसने सेनानी गोपराज हुण युद्ध में मारा गया। ये सेनानी गोपराज हुण युद्ध में मारा गया था ये भानुगुप्त। इसमें सती प्रथा का उल्लेख, जैसे ये मरा तो फिर क्या कहते हैं, सभी रानियों ने सती प्रथा को अपना लिया था, तो ये पहला प्रमाण मिलता है इसके टाइम में। फिर कुमारगुप्त द्वितीय, फिर विष्णुगुप्त, ये अंतिम गुप्त शासक था। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।